Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is the new battle challenge of China-Pakistan collusion। तो इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा 7 से 10 मई तक इंडिया ने अपना ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया पहलगाम टेरर अटैक के रिस्पांस में। उसने रिवील किया चाइना का हिडन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी पाकिस्तान को, वो हमने देखी। जैसे पास्ट वॉर्स में तो रही है 1965 में, 1971, 1999, जहाँ पर चाइना सिर्फ लिमिटेड सपोर्ट देता था, पर लेकिन इस बार हमने क्या देखा कि स्ट्रैटेजिकली, टैक्टिकली, मतलब खुद वॉर में तो एंटर नहीं कर रहा है, पर लेकिन वैसे हेल्प कर रहा है। चाइना ने अब कैसे सपोर्ट किया पाकिस्तान को? अपने एडवांस चाइनीज़ वेपन्स की सप्लाईज दे के, रियल टाइम इंटेलिजेंस यूज़ करके, अपना सैटेलाइट सिस्टम, सर्वेलेंस ड्रोन्स, साइबर वॉरफेयर टूल्स, चाइनीज़ फिशिंग फ्लीट्स देखी गई जो इंडियन नेवी की मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहे थे। फिर इससे पाकिस्तान को हेल्प हुई चाइनीज़ और स्वीडिश सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके बेटर एयर स्ट्राइक कोऑर्डिनेशन के लिए। इंफॉर्मेशन एंड परसेप्शन वॉरफेयर, फिर चाइना ने सिर्फ और सिर्फ एडवांस मशीनरी या इन सब चीज़ों के थ्रू ही नहीं हेल्प करी, या इंटेलिजेंस के थ्रू, उसने अपना इंफॉर्मेशन और परसेप्शन वॉरफेयर भी यूज़ किया। उसने अपने मीडिया को पूरा उसकी मीडिया ने पूरा बैक किया पाकिस्तान के नैरेटिव को और ब्लेम किया इंडिया की एस्केलेशन को। सोशल मीडिया ने फॉल्स न्यूज़ उड़ाई कि इंडियन एयरक्राफ्ट के लॉसेस हो गए हैं। फिर चाइना ने अवॉइड किया पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम करना, इंस्टेड कहा कि उस पर फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो पाकिस्तान का व्यू पॉइंट है वो दिया। फिर यूएनएससी में भी स्टेटमेंट को डाइल्यूट करने में उसने पाकिस्तान की हेल्प करी। इंडियाज़ न्यू रियलिटी, वन फ्रंट री इन्फोर्स्ड वॉर। तो पहले भी फेयर होता था कि 2 फ्रंट की वॉर हो सकती है, चाइना प्लस पाकिस्तान टुगेदर, पर लेकिन अब न्यू रियलिटी क्या है कि चाइना खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की साइड को सपोर्ट करता है कन्फ्लिक्ट के दौरान। वन फ्रंट री इन्फोर्स्ड वॉर, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है इनफैक्ट 2 फ्रंट वॉर से भी। क्योंकि अब इंडिया क्या फेस करेगा कि चाइना लाइक वेपन्स हैं वेस्टर्न फ्रंट में, और फोर्सेस को रेडी रहना पड़ेगा पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर्स पे सेम टाइम पे। स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया, पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर जो था वो भी कोलैप्स करा। फोर्सेस जो हैं वो ईस्टर्न लद्दाख और एलओसी पे भी डिप्लॉयड हैं। इंडिया को अपना इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेंस स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा नॉन लेगेसी प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि यूज़ ऑफ नॉन लेगेसी प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जैसे कि ड्रोन, साइबर टूल्स, नेटवर्क, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर। कन्वेंशनल फोर्सेस एक्सपैंड करनी पड़ेंगी और न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से पर नीचे रहना है। इंडिया नीड्स टू रीथिंक बजट, डिफेंस बजट। पहले जो है 17.1% से हमने 13% तक लिया है हमें, जबकि बजट बढ़ाना चाहिए ताकि हम चाइना पाकिस्तान का जो कॉम्प्लेक्स थ्रेट है उसको फेस कर सकें। हमें अपना डिफेंस इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करके अपनी फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना, टेक ड्रिवन कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए प्रिपेयर करना और अनप्रिडिक्टेबल चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। स्मार्ट स्ट्रैटेजी, नॉट जस्ट फायर पावर। तो इंडिया को अपना प्रिडिक्टेबल मिलिट्री रिस्पॉन्सेज को अवॉइड करके अनकन्वेंशनल एक्शंस यूज़ करने पड़ेंगे। एग्जांपल, रीथिंकिंग इंडस वाटर ट्रीटी, कोवर्ट ऑपरेशन, साइबर रिटेलिएशन। ठीक है, फिर हम साइलेंट स्ट्रैटेजिक लेवर्स को यूज़ कर सकते हैं, हम सिर्फ हमेशा लाउड मिलिट्री स्ट्राइक्स करने की ज़रूरत नहीं है। कंक्लूजन, अब एक कप कॉल, बैटल फील्ड कोल्यूजन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, ये है एक लॉन्ग थ्योरी नहीं रहेगी अब, कोई नो लॉन्गर अ थ्योरी, इट्स रियल। एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, चाइना पाकिस्तान आपस में मिलके कर रहे हैं एक वन फ्रंट री इन्फोर्स्ड वॉर। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कैसे इंडिया को प्रिपेयर रहना पड़ेगा जॉइंट थ्रेट्स के लिए, ग्रे जोन वॉरफेयर के लिए, अनप्रिडिक्टेबल कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए। इंडियाज़ डिफेंस स्ट्रैटेजी, डिप्लोमेसी एंड प्रिपेयरनेस मस्ट ऑल इवॉल्व अर्जेंटली। तो अब इस में एक ये भी प्रॉब्लम है कि जब चाइना खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो उससे उसको क्या फ़ायदे हो रहे हैं कि चाइना को बिना एंटर करे आइडिया लग रहा है कि क्या रेड लाइंस रहेंगी इंडिया की, क्या ग्रे जोन्स हैं, मतलब उनको आइडिया लग जाता है, मतलब बिना एंटर करे। पर अगर आप किसी की वॉर में इन्वॉल्व होकर जस्ट देख रहे हो तो आपको ये तो पता चल जाता है ना कि अगले बंदे की क्या वीकनेसेस हैं। तो खुद बिना रिटेलिएट करे, खुद इन डायरेक्टली वॉर में ना आने की बजाय उसे हमारी वीकनेसेस क्या पॉइंट्स हैं वो सब पता चल रहा है। तो फाइनली इसके जो वन फ्रंट री इन्फोर्स चैलेंज है वो एक नो लॉन्गर थ्रेटिकल कंसर्न नहीं है। इंडिया को इस पर सोचना पड़ेगा डिफेंस पोस्चर के
अपने डिफेंस पोस्चर पे और मॉडर्नाइज करना पड़ेगा फोर्सेस को। नेक्स्ट इज़ इंडियाज़ डिप्लोमेसी इज़ मेजर्ड नॉट म्यूट। तो बेसिकली इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि हम सारे लोग कह रहे थे कि इंडिया बीच में पढ़ता नहीं है, बोलता नहीं है, पर नहीं, वो एक्चुअल में म्यूट नहीं है, वो बैलेंस्ड है और कॉशियस है। हमने 12 डे की इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया ने किसी की साइड नहीं ली, उसने रिस्ट्रेंट और पीस के लिए बोला और हाईलाइट किया कि हमें वॉर नहीं करनी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन राइट वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इंडिया ने फिर वोट किया फॉर परमानेंट सीज़ फायर इन गाज़ा एट यूनाइटेड नेशंस। फिर ऑपरेशन सिंधु अपना चलाया ताकि इंडियन सिटीजन जो कि बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट्स थे उनको कन्फ्लिक्ट जोन से वापस लाने के लिए। स्ट्रैटेजिक साइलेंस इज़ नॉट इक्वल टू वीकनेस। तो हमारा जो इंडिया का साइलेंस है वो इंटेंशनल है, हम डर नहीं रहे हैं किसी से, हम तभी बोलते हैं जब ज़रूरत है, एक्चुअल में ढंग से बोलना चाहिए, हम वाइजली एक्ट करते हैं और अननेसेसरी इंटरफेरेंस जो एक्सटर्नल वॉर्स का है वो अवॉइड कर रहे हैं। इससे इंडिया की मेच्योरिटी और ग्लोबल स्टैचर जो उसका राइज कर रहा है वो पता चलता है। वेस्ट एशिया कॉम्प्लेक्स बट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, बहुत कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे आए दिन लड़ाइयाँ चलती जाती हैं, प्रॉब्लम्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, पर इंडिया के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं इसराइल और ईरान दोनों के साथ। हमारे साथ डिफेंस टाइज हैं इसराइल के साथ, ट्रेड और एनर्जी का काम हमारा ईरान के साथ है, फिर हमारे मिलियंस ऑफ इंडियंस गल्फ कंट्रीज़ में रहते हैं। तो इंडिया को सबके साथ अपने टाइज बैलेंस करने पड़ेंगे केयरफुली। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इज़ इक्वल टू नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। पीएम मोदी के अंडर हमने देखा है कि इंडिया ने अपने रिलेशंस अरब नेशंस के साथ स्ट्रेंथन किए हैं, फोकस किया इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पे। इंडिया अवॉइड करता है बिना किसी बात के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में एंटर करने से। डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़ क्लेम करती हैं टू फाइट टेरर, पर साथ ही में ही पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं नॉन हब फॉर टेरर ग्रुप्स। वो चाहती हैं कि पाकिस्तान के जो पोर्ट्स हैं, एयर बेसेस हैं, अपने ईरान चाइना इंटरेस्ट के लिए, इसलिए पाकिस्तान के टेरर को भी इग्नोर करती हैं जो उसके टेरर टाइज हैं अपने स्ट्रैटेजिक कन्वीनियंस के लिए। इंडिया पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक शिफ्ट, तो पहले पाकिस्तान लेड टेरर जो पहलगाम में हुआ, इंडिया ने अपना ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ग्लोबल रिस्पांस इतना हिपोक्रेसी वाला था वेस्टर्न पावर्स का, जिन्होंने फिर से इंडिया पाकिस्तान को इक्वेट करना शुरू कर दिया है। इंडिया की डिप्लोमेसी को दो गवर्नमेंट्स लगी हाइफनेट करने में पाकिस्तान को, इन्होंने मिनट में फिर से हाइफनेट करना शुरू कर दिया। न्यूक्लियर वेस्ट एशिया इज़ इक्वल टू ग्लोबल थ्रेट। तो वेस्ट एशिया ऑलरेडी अनस्टेबल है, न्यूक्लियर वेपन्स वहाँ पर डिजास्टर्स साबित हो सकते हैं। इट कुड बी ट्रिगर लॉन्ग लास्टिंग वॉर्स, इंस्पायर अदर रीजन्स लाइक अफ्रीका और साउथ अमेरिका टू परस्यू न्यूक्स। फिर इंडिया जो है वो सपोर्ट करता है आर्म्स कंट्रोल एंड पीस इन दिस रीजन। बिवेयर ऑफ सेलेक्टिव आउटरीच, तो कुछ पब्लिक रिएक्शन जो है वो इमोशनल है पर मिस इन्फॉर्म्ड है। डिप्लोमेसी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ईरान का रोल इन कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर हमास का अटैक जो इसराइल पे हो, तो वन साइडेड मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो इंडिया की ग्लोबल इमेज और प्रोग्रेस दोनों को हार्म कर सकती हैं। इंडियाज़ कॉन्फिडेंस इन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया आज इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो रहा है, डिप्लोमेटिकली वाइज हो रहा है, ग्लोबली रिस्पेक्टेड है और चूज़ कर रहा है इंडिपेंडेंट कैलकुलेटेड रिस्पॉन्सेज इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो क्लोजिंग कोट में ये आएगा, इंडिया स्पीक्स व्हेन इट मैटर्स, एक्ट्स व्हेन इट काउंट्स एंड लीड्स व्हेन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ वाई आर बिहार्स इलेक्टोरल रोल्स बीइंग रिवाइज्ड। तो इस आर्टिकल में हम क्या बात करते हैं कि इलेक्टोरल रोल्स, पहली बात तो क्या होती है, इलेक्टोरल रोल एक लिस्ट है जिसमें एलिजिबल वोटर्स होते हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी के। आर्टिकल 324 के अंडर जो इलेक्शन कमीशन है वो रिस्पॉन्सिबल है कोई भी पार्लियामेंट्री या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शंस के टाइम कोई भी बनाना या अपडेट करना उन्हें। अगर उसे इंटेंसिव रिविजन, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन करनी है तो उसके लिए बस उसको एक मतलब उन्हें रीजंस देने पड़ेंगे और फिर वो कर सकते हैं। एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट क्या है कि जो भी 18+ हैं इंडियंस वो वोटर्स हो सकते हैं। एक पर्सन जो है मस्ट बी एन ऑर्डिनरी रेजिडेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी। वाई इज़ द इलेक्शन कमीशन डूइंग स्पेशल इंटेंसिव रिविजन्स, तो बिकॉज अब हम देख रहे हैं रैपिड अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन हो रहा है, तो काफ़ी वोटर एंट्रीज अपडेट हो रही हैं और इसी में डर है कि डुप्लीकेसी भी सबसे ज़्यादा हो। तो हमें क्लीन अप करने हैं इलेक्टोरल रोल्स इंडिया में, स्टार्टिंग विद बिहार। तो लास्ट टाइम 2003 में हुई थी, अब 2025 में इलेक्शंस है नवंबर में, तो हम अब ये स्पेशल इंटेंसिव रिविजन फिर से चला रहे हैं बिहार को एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह लेके।
व्हाट विल वोटर्स हैव टू डू इन दिस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबको एक इन्यूमरेशन फॉर्म देना पड़ेगा बूथ लेवल ऑफिसर को। अगर आप 2003 से पहले के रजिस्टर हो तो कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2003 का रोल एक्सट्रैक्ट चल जाएगा। अगर आप उसके बाद रजिस्टर हो तो आपको सबमिट करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडिंग योर एंड योर पेरेंट्स बर्थ डिटेल्स। अनलाइक 2003 लोग क्या हुआ था कि तब लोगों ने घर डोर टू डोर सर्विस थी, तब ऑफिशियल्स ने घर जा जाके करा था। इस समय वोटर्स को खुद आके फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे अपने BLOs को। आर्ग्यूमेंट्स जो फेवर में है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के वो है कि इससे फेक डुप्लीकेट एलिजिबल वोटर्स हम निकाल पाएंगे। सेम टास्क 2003 में हमने 31 दिनों में किया था, अब टेक की सपोर्ट से काफ़ी मैनेजेबल हो जाएगा। काफ़ी मैन पावर चाहिए होगी, ओवर 1 लाख BLOs, 4 लाख वॉलंटियर्स, 1.5 लाख पॉलिटिकल एजेंट्स अब इन सब में इन्वॉल्व होंगे हमारे पास। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये है कि मैसिव ओवरलोड हो जाएगा। 8 करोड़ वोटर्स हैं बिहार में, नियरली 3 करोड़ को सबमिट करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स। माइग्रेंट वर्कर्स और स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उनको वो हो सकता है सबमिट ना कर पाएँ फॉर्म्स। मैनुअल एरर्स हो सकते हैं, उससे रॉन्ग डिलीशंस या इंक्लूजन्स हो सकती हैं। वाई आधार इज़ नॉट एक्सेप्टेड। तो प्रो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का व्यू ये है कि जो आधार है वो एक प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का या डेट ऑफ बर्थ का। और एंटी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का व्यू ये है कि पुअर के लिए तो यही एक लौता डॉक्यूमेंट होता है, वो कितने डॉक्यूमेंट्स बनवा पाते हैं। एज़ पर फॉर्म 6 रूल्स जो वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार एक्सेप्टेड है, सो ये कंफ्यूजिंग है कि अब हम नहीं उसको कंसीडर कर रहे हैं। माइग्रेंट वर्कर्स के साथ जो इशू है प्रो में क्या है कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स की तरह सिर्फ ऑर्डिनरीली जो रेजिडेंट्स हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूंसी में। जो माइग्रेंट्स हैं वो न्यू प्लेस पे रजिस्टर कर सकते हैं अगर वो करंटली वहाँ पे रह रहे हैं। अपोजिंग व्यू क्या है कि जो टेम्परेली एब्सेंट पीपल हैं उनको हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स हैं वो अभी भी, तो हम उनको हटा नहीं सकते हैं, उनको रिमूव करना एक अनफेयर बात हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी इस बारे में बात करी थी रिमोट वोटिंग की माइग्रेंट्स की, पर अभी कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। की लीगल प्रोविजंस इन्वॉल्व, तो सेक्शन 16 कहता है ओनली सिटीजन्स कैन वोट। Section 19 must be 18 plus and ordinarily resident. Then Section 20 defines ordinary resident. Then Section 21 Election Commission can conduct revisions anytime, उसको बस अपने reasons record करने पड़ेंगे। Way forward जो suggestions experts ने दी हैं, give more time, ये एक massive task है तो timelines realistic हों। आधार exclusion को reconsider किया जाए क्योंकि पूरे लोगों के पास सिर्फ वही एक डॉक्यूमेंट होता है। प्रॉपर माइग्रेंट वोटर, प्रोटेक्ट माइग्रेंट वोटर्स, तो उनको भी उन रोल्स में रखा जाए। यूज़ आधार फॉर डी डुप्लीकेशन नॉट एक्सक्लूजन, तो इलेक्शन कमीशन ने हैज़ स्टार्टेड कंसल्टेशन ऑन दिस ऑल्सो। देन क्लोजिंग एनालॉजी हम देखें तो इंक्लूडिंग एन इनएलिजिबल पर्सन इज़ लाइक लेटिंग अ गिल्टी पर्सन गो फ्री। पर एक एलिजिबल वोटर को एक्सक्लूड करना ऐसी बात है कि हम इनोसेंट को पनिश कर रहे हैं, और दोनों चीज़ें ही हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। थैंक यू, दीज वर द आर्टिकल्स फॉर टुडे।